Good evening, everyone. Welcome back. Very good evening. Jai Jagannath. Yes, Bhubaneswar and other people from Odisha and other place of the country. सभी का स्वागत है। और आज अगेन ओडिशा एसएसबी की तो हमने बहुत तारीफ की है, आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड वेलकम टू द डे 75th। आज 75th डे है, कॉन्सिक्वेंटली विदाउट एनी ब्रेक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कैसा लगा तो जरूर मुझे बताइएगा कि ये 75 डेज का जो आपका सफर रहा मेरे साथ, ये क्या हिंदी वाला सफर रहा कि इंग्लिश वाला सफर रहा, जरूर बताइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये सफर जो आपका चल रहा है, कि आपका क्या इसमें वेलफेयर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ऑप्टिमम वेलफेयर तो अभी पहुंचेगा नहीं, अभी पहुंचना टाइम बाकी है, बट वी हैव स्टार्टेड दिस एंड आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन, आई थिंक बहुत अच्छी चीज की है हमने अभी तक। बाकी आप लोग मुझे बहुत पुश करते हो कि सर ये करिए वो करिए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लिए ही इतना कुछ हम कर पाए हैं आज तक। देखिए आज कहां से शुरुआत की थी, क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया था, आज हम कहां पे हैं। एंड जस्ट थिंक ऑफ इट कि मार्च 1 तारीख को हम कहां पे थे। हमने ये सफर शुरू किया था, हिंदी वाला सफर हमने शुरू किया था कब, 1 मार्च को। 1 मार्च से लेके आज हम कहां पे खड़े हैं, राइट। सो जरूर मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये अच्छा लगा। एंड आने वाले टाइम में जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है एंड आप लोगों ने मुझे बताया है, मैं मास्टर्स के क्वेश्चन भी जरूर लेने वाला हूं। सो जिनके पास मास्टर्स के पेपर्स हैं प्लीज मुझे शेयर करते रहिएगा। एंड यस, उत्तराखंड का मुझे पेपर मिल चुका है एंड 2017 का मिला, जो कि मुझे पहले 2015 का मिला था। नाउ आई एम डेफिनेट दैट वी विल बी गोइंग लाइव विद उत्तराखंड सेट पेपर, राइट। एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू एवरीवन, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही ये हम लोग इतना कर पाए हैं। आई मीन लाइक बिकॉज यू आर फोर्सिंग मी, और इसीलिए मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आज मुझे ग्रेड अप पे 1 साल हो गया, पहला साल हुआ है। सो आज आप देख सकते हैं मेरी पहली वीडियो जो यूट्यूब पे, मतलब मेरी पर्सनल चैनल पे नहीं, लेकिन मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी वो आज ही के दिन थी, यूट्यूब पे मैंने पहली बार किया था, राइट। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड आप लोगों की वजह से ही मैं अभी यहां तक हूं। एंड जरूर मुझे बहुत अच्छा लगा ये सफर आप लोगों के साथ। फिजिकली मैं तो आप लोगों को नहीं देख सकता, लेकिन आप लोग मुझे देख सकते हो। आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम 1 मार्च। ओके, तो अंजू कैसा रहा अभी तक का सब कुछ सफर? आशा करता हूं सभी का अच्छा गया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का काम, जय जगन्नाथ के नाम, राइट। ओ वाह, ये तो राइमिंग हो गया। आज का काम जगन्नाथ बाबा के नाम। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि मैं सभी को बोल रहा था कि संडे को आई विल बी ट्रैवलिंग, सो ये सेशन थोड़ा सा आउट हो जाएगा, आई मे नॉट बी एबल टू टेक इट। और इसके बाद उड़ीसा के बाद मतलब फ्राइडे को वी विल बी डूइंग हैदराबादी करक क्वेश्चंस। उड़ीसा में थोड़े टाइम के बाद दोबारा करूंगा, बिकॉज आप देख सकते हैं वेडनेसडे के बाद फिर वेडनेसडे ले रहा हूं मैं एक बार। सो वी विल डूइंग इट, कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट जरूर करेंगे, राइट। बट थोड़ा सा और बाकी स्टेट्स का भी देख लेता हूं, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर है, 165 क्वेश्चन है इसके अंदर। सो यू कैन इमेजिन कि अच्छा खासा 5-6 दिन लग जाता है इसमें। और ये यस, उत्तराखंड का मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट मैंने चेंज कर दिया, 2017 का है ये अभी। एंड अगले सैटरडे, इस सैटरडे मैंने कोई प्लान किया नहीं, बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। सो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी क्वेश्चन पेपर पार्ट ए, बिकॉज 2 सेक्शन में होता है, तो पार्ट ए करेंगे इस बार अगले सैटरडे को, 26 को। इस सैटरडे को कुछ नहीं है, आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक बहुत दिनों के बाद, 75-78 डेज के बाद आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक। ओके, तो चलिए। एंड कल मुझे जरूर एक बार बताइए, कल का सेशन किस किस ने देखा था? कंप्लीट केंशियन मॉडल कैसा लगा आप सभी को? एक्सपेक्ट किया था ऐसा कि ऐसा कुछ होगा? आई एम ट्रैवलिंग टू कोलकाता, आई एम ट्रैवलिंग टू कोलकाता। हाउ वॉज इट? हाउ वॉज इट? ओके ओके, बहुत अमेजिंग था। चलिए, कंप्लीट केंशियन मॉडल जनरल इक्विलिब्रियम के साथ आप लोगों ने सबने कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आप सबको इसके बारे में बताया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
डेफिनेटली। एंड जिन्होंने नहीं देखा प्लीज डू ज्वाइन इट गाइज, ये वीडियोस ज्यादा टाइम रहेंगी नहीं, तो जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जरा इसके ऊपर जरा काम शुरू कर देते हैं आप, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद, सो आप लोग सेटल डाउन हो जाइए तो कि मैं टाइमर शुरू कर दूं। ये आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, रिमेंबर दिस होमवर्क? नहीं, किसी को याद नहीं है? किस किस को याद है ये होमवर्क? सर होमवर्क कहां दिया था? होमवर्क तो देते नहीं सर आप। किस किस को याद है? हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर सोचिए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। पहले होमवर्क से शुरुआत करते हैं। यस, 86 से करेंगे। मैंने थोड़ा सा पहले जो होम टास्क लिखा था उसको मैंने किया है, 86 भी है, डोंट वरी अबाउट दैट। Which of the following is often referred to as hedonic method for valuation of the environmental asset? I think एक छोटा सा काम मैं कर देता हूं, जरा वेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So let me just put it here. Okay, fine. एक सेकेंड जरा काम करते हैं, आप इस पे आ जाइए। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं जरा एक बार। ये रहा। So this is the 89 क्वेश्चन, इसे वो करते हैं। पहला स्लाइड डुप्लीकेट हो गया था मेरा। So which of the following is often referred to as hedonic pricing? hedonic pricing के लिए जिनको याद नहीं है, मैंने YouTube पे भी और ऐप पे भी एक ऐसा वीडियो, ऐसा ग्राफ कुछ बनाया था कि ये गांव वाला घर है, ये राइट, ये गोवा नहीं है, गांव वाला घर है, राइट, विलेज है, और ये शहर वाला घर है, जहां पे मैंने लिखा था ये जो है 50 किलोमीटर दूर है रेलवे से, स्टेशन से, ये 5 किलोमीटर दूर है, हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर है। अब जरा सोचो उसको। सो क्या होगा हेडोनिक प्राइसिंग में, हम क्या यूज करते हैं? विलिंग टू पे एग्जिस्टेंस वैल्यू यूजिंग लिंकेजेस बिटवीन द वेरिएशन इन द हाउस प्राइसेस एंड ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू द एनवायरमेंटल एसेट यूजिंग ऑप्शन वैल्यू। आई मस्ट से उड़ीसा के जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है बहुत अलग लेवल के हैं, बहुत अच्छे लेवल के, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो रेडी रहिए पेन के साथ एंड कॉपी के साथ। यस, ओके, सो मोस्ट ऑफ द आंसर पीपल आर सेइंग द आंसर इज सी। यस, द आंसर इज सी, इट इज नॉट विलिंगनेस टू पे। हेडोनिक में हम लोग विलिंगनेस टू पे तो देखते हैं, लेकिन उस विलिंगनेस टू पे के साथ हम देखते हैं कि क्यों, कितना ज्यादा पे कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट, यू कैन जस्ट सी दिस आंसर हेडोनिक प्राइसेस। और इससे पहले मैं आपको इसका ये दिखा देता हूं, तो यू कैन सी दिस इज फ्रॉम द नोट्स, इन नोट्स में ये लिखा हुआ है इसके बारे में। सो ये देखिए, ये गांव का घर है, 2 लाख रुपए का घर है ये, और ये वाला जो घर है ये है 10 लाख रुपए का। तो हमें हेडोनिक प्राइसिंग में ये देखना है कि आदमी या इंसान 10 लाख रुपए क्यों पे करेगा। तो हेडोनिक प्राइसिंग यहां पे आता है 8 लाख रुपए का। ये 8 लाख रुपए क्यों है? बिकॉज ये वाला घर, शहर वाला घर 5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है, 2 किलोमीटर हॉस्पिटल से दूर है, 1 किलोमीटर स्कूल से दूर है। वेयर एज 2 लाख रुपए यानी कि 8 लाख कम इसके लिए है, बिकॉज यहां पे सब चीजें दूर है। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन, यूजिंग द लिंकेजेस बिटवीन द वेरिएशन इन द हाउस प्राइसेस एंड ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू द एनवायरमेंटल एसेट, कि वो जो 8 लाख का डिफरेंस है वो क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज गांव में जो घर है वो उसके आसपास की जो एम्यूनिटीज हैं वो अच्छी हैं, लेकिन मुझे बाकी स्टेशन दूर है, स्कूल दूर है, कॉलेज दूर है, बट वो यहां पे नहीं है। सो एक बात याद रखिएगा, हेडोनिक प्राइसिंग जरूर विलिंगनेस टू पे जरूर देखती है। देखिए, इट कैप्चर्स कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे, और उस विलिंगनेस टू पे को वो देखती है कि कितना ज्यादा पे कर रहा है। कितना ज्यादा पे कर रहा है? 10 लाख रुपए। और कितना पे कर रहा है? 10 लाख रुपए। क्यों पे कर रहा है? बिकॉज 8 लाख रुपए जो है वो है वेरिएशन इन द हाउस प्राइस एंड द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एनवायरमेंटल एसेट। सो यहां पे आप 8 लाख रुपए एडिशनल दे रहे हैं क्योंकि आप शहर में घर खरीद रहे हैं। ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? सुविधाओं के लिए? यस, ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? ओके, फाइन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये होमवर्क है इसलिए मैंने पहले इनको उठा लिया। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द एसोसिएटेड पॉल्यूशन फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू अकर्स कब, कहां पे? तो बेसिकली ये आपसे ये पूछ रहा है कि सोसाइटी का सोशल ऑप्टिमम पॉइंट कहां पे होगा। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एसोसिएटेड पॉल्यूशन फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। सोचिए, ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल बोलते ही हमारे दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। राइट, क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आ गया 84 क्वेश्चन।
ठीक है, सो मैंने जो दिया था वो थोड़ा सा पहले वो आ गया। 84 क्वेश्चन, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट द इन्वायरमेंटली एडजस्टेड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुड बी, क्या होना चाहिए? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, सोचो जरा इस क्वेश्चन को, अगर ये कांस्टेंट रहा तो इसका मतलब क्या है? अगर ये नॉन डिक्रीजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ रहा तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है? इन्वायरमेंटली एडजस्टेड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्वायरमेंटली एडजस्टेड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? दैट इज इन्वायरमेंटली एडजस्टेड ENDP। सो बेसिकली एडजस्टेड का मतलब है कि आप जीडीपी से आप कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट यूज्ड वो निकालेंगे, वो माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट यूज्ड वो माइनस कर देंगे। सो अगर जीडीपी बढ़ रहा है एंड कॉस्ट बढ़ रहा है, सो इट शुड नॉट बी, अगर ये कांस्टेंट रहा तो यानी कि कोई ग्रोथ नहीं है, राइट? अगर ये कांस्टेंट रहा दैट मींस दिस इज कांस्टेंट, सो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अगर ये मान लीजिए जीडीपी इंक्रीज हो रहा है सच दैट कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग, थोड़ा सोचो इसको कैसे आप इसको लेके आएंगे। सो एज पर दिस इट शुड नॉट बी डिक्रीजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये मतलब है कि आपका दिस इज उल्टा, दिस इज उल्टा, मतलब कि आप ज्यादा कॉस्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा इन्वायरमेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सो द आंसर शुड बी एज पर मी इट शुड बी नॉन डिक्रीजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये डिक्रीज हुआ तो यानी कि इन्वायरमेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कम हो रहा है, यानी कि कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन थीसिस इज एट्रीब्यूटेड टू, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इट इज गारेट हार्डिन। गारेट हार्डिन ने कितने रूल्स दिए थे? 7 रूल्स दिए थे कि इन 7 रूल्स को अगर पालन किया जाए तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से हम बच सकते हैं, राइट? क्लियर? दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्डली टेकन फ्रॉम द थ्योरी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रोन, राइट? दिस इज एलिनॉन ऑस्ट्रोन, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया मेरे ख्याल से, या ऑल्सोन, अच्छा ऑल्सोन है ये, इट इज नॉट एलिनॉन ऑस्ट्रोन, इट इज ऑल्सोन, राइट? ऑल्सon's theory of collective action answers the following. Okay, ऑल्सon's theory of collective action, okay, शायद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा ऑल्सon's theory के बारे में, ठीक है? Why group of individual do not always act in their own interest and how they could be motivated to act collectively. अच्छा, act collectively. Why groups of individual always act in their own interest? Why group of individual act in their own interest sometime? And how could individual be motivated to act collectively? अच्छा, ठीक है. So what is what do you say? ऑल्सन्स, दैट इज मेरे ख्याल से इनका पूरा नाम था मैंकूर ऑल्सन, राइट? मैंकूर ऑल्सन, इनके हिसाब से ये था कि जब तक इंडिविजुअल्स, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप इज फाइनाइट, मान लीजिए अगर छोटे कम लोग हैं एक ग्रुप में, अगर कम लोग हैं, सो उसमें आप चाहे तो कॉमन इंटरेस्ट डाल सकते हैं। कॉमन इंटरेस्ट में लोग काम करेंगे, ज्यादा अच्छा काम करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट में रहेंगे एंड सेल्फ इंटरेस्ट रहेंगे एंड वो they can act, they can achieve the group goal। लेकिन जैसे ही वो ग्रुप बड़ा हो जाता है उसमें उतना प्रॉब्लम आ जाता है। the larger a group is the less notice of person influence। मतलब आप ये समझ लीजिए कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ग्रुप है, ये आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि जैसे 2 लोगों की पार्टी है या 3 लोगों की पार्टी है, आप 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, तो 3 बेस्ट फ्रेंड जो भी करते हैं आप सभी को पता है। लेकिन अगर आपका ग्रुप बढ़ जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, चाहे उसमें कितना भी कोई अच्छा काम क्यों ना करे, बड़े कंपनीज में यही होता है कि जितना अच्छा काम क्यों ना करे वो इतनी अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं होता है। और यहां पे क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट से आप डिराइव होंगे, आप इसमें और आगे काम कर सकते हैं, आप कलेक्टिवली काम करेंगे एंड लार्जर कंपनी में आप कलेक्टिवली काम कर भी रहे हैं तो भी आप नोटिफाइड नहीं हो रहे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर सम थ्योरी फॉर दिस। आप लोग एक बार काम कीजिएगा, इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। आई एम शेयरिंग सम थ्योरीज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। ये देखिए, so it is Mancur Olson 1971 argues that unless the number of individual in a group is quite small, unless there is a coercion or some other special device to make individual act in their common interest, rational self interest, individual will not act to achieve their common group interest। यानी कि थोड़ा छोटा रहे ग्रुप,
ज्यादा छोटा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मीडियम साइज मॉडरेट साइज में रहेगा तो पीपल विल बी सेल्फ इंटरेस्ट में वो काम करेंगे, लेकिन अगर बहुत छोटा ग्रुप हो गया तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट कलेक्टिवली. He said that the problem of the free rider is more in the large organization compared to the small organization involving less number of participants. Large number में क्या है कि तू कर, मैं करूंगा, तुम करोगे, ऐसा चलेगा. तो इसीलिए वहां पे फ्री राइडर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है. एंड दैट मीन्स दे आर, ऑल्दो दे आर कलेक्टिवली वर्किंग, बट दे मे नॉट बी effectively doing it. He further mentioned that the larger a group is lesser noticed and influence of an individual member like perfectly competitive firm. जैसे perfectly competitive firm में कोई भी एक single seller, single buyer is not, I can say, influence enough. वो ज्यादा influence नहीं कर सकता, ना प्राइस को हिला सकता है, ना डिमांड को, ना किसी भी तरह से कुछ भी influence कर सकता मार्केट पे. बिकॉज फ्री राइडर की प्रॉब्लम वहां पे भी होगी, एक ने कम किया तो दूसरा भी बढ़ाएगा, दूसरा भी कम करेगा. This is why larger group fails to provide collective goods to the member. So अब आंसर यहां से आप निकाल सकते हैं इसका आराम से. Why group of individual do not always act in their own interest and how they can be motivated at collectively? This is the answer to this question. Right? All of you understood this? Individual always act in their own interest. Okay, fine. Let's move ahead to the next part. Environmental values. ये अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर करते हैं. जितना छोटा क्वेश्चन होगा ना उतना ज्यादा आपको टेंशन होगी, बिकॉज बड़े क्वेश्चन में आपको ज्यादा मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, यू कैन डिराइव मोर. एनवायरमेंटल वैल्यूज मींस व्हाट? इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज एंड फंक्शन. एनवायरमेंटल एसेट्स, एनवायरमेंटल गुड्स, एनवायरमेंटल सर्विसेज. नो, द आंसर इज दिस. एनवायरमेंटल वैल्यूज, आप लोगों को याद है नोट्स में मैंने एक चीज लिखी थी, जैसे टाइम यूज ऑफ वैल्यूज, जहां पे यूज वैल्यू है, नॉन यूज वैल्यू है, ये वहां से क्वेश्चन है. सो इन्वायरमेंटल अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल वैल्यूज की, तो यू हैव द यूज वैल्यूज, यू हैव द नॉन यूज वैल्यूज. यूज वैल्यूज में क्या क्या आता है जो कि डायरेक्टली होता है, लाइक यू कैन से दैट, आई कैन से फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन, वाटर प्रोडक्शन, माइनिंग, जो भी आप इन्वायरमेंट को यूज करते हैं एज. एंड नॉन यूज गुड्स, नॉन यूज वैल्यूज जो होते हैं, दो तरह के गुड्स हैं इन्वायरमेंटल में. यूज दो तरीके के आते हैं, एक आता है आपका यूज, एक आता है नॉन यूज. सो लेट मी जस्ट राइट इट सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस. इन्वायरमेंटल वैल्यूज, इसमें दो चीजें होती हैं. एक यूज वैल्यू, जिसमें हम इन्वायरमेंट को यूज करते हैं, उसकी जो वैल्यूज करते हैं वो. और नॉन यूज वैल्यूज मतलब हवा में बातें करना. जैसे यूज वैल्यूज में मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सांस लेना, ये वगैरह वगैरह, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सब कुछ. और नॉन यूज में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमें शेर को बचाना चाहिए, हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, हमें वेज खाना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें गंगा रिवर को साफ रखना चाहिए. दिस इज ऑल द नॉन यूज वैल्यूज. परसीव्ड वैल्यू है. आपको क्या अच्छा लगता है कि नेचर को कंजर्व करके रखना है, सबके अपने अपने तरीके हैं. दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल एसेट, गुड, सर्विसेज एंड फंक्शन, सारा कुछ मिला के है. राइट, इसके ऊपर मैंने एक फिगर भी डाला है, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा अभी देख लीजिए. ये देखिए, टू कैटेगरीज, एनवायरमेंटल वैल्यूज, यूज वैल्यू, नॉन यूज वैल्यूज. जैसे कि जो भी सही लगे, सेव द टाइगर, एडिक्वेट फिश पॉपुलेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह. और इन चीजों को, टेक्निक को यूज करने के लिए, इनको देखने के लिए आप जाते हैं हेडोनिक प्राइसिंग, ट्रेवल कॉस्ट, कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड. और इसी में आपको आता है प्रॉब्लम वार्म ग्लो की. लोग बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, तो नॉन यूज वैल्यूज में जो बड़े बड़े डायलॉग देते हैं कि नहीं ये करिए, वो करिए, ऐसा करना चाहिए, और वो खुद गाड़ियों में घूमते हैं. अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो गाड़ी छोड़ो, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आओ, लेकिन वार्म ग्लो यही होता है. एनीवे, मेरी ये कोशिश है कि जितना हो सकता है मैं आपको इसके पीछे का कंटेंट समझा दूं. अगर आपको नहीं आता, यही मेरी कोशिश है कि आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं. ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. द ट्रेवल कॉस्ट मेथड टू एसेस इको टूरिज्म वैल्यू एज्यूम्स द फॉलोइंग. मतलब ट्रेवल कॉस्ट मेथड, हेडोनिक कॉस्ट. ट्रेवल कॉस्ट का मतलब है, ये क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जब हम कश्मीर जाते हैं, जब हम गोवा जाते हैं, तो वो जो कॉस्ट होता है, पैकेज जो होता है, कि हम जब जा रहे हैं किसी भी जगह पे घूमने के लिए, तो उसका पैकेज कितने का होना चाहिए, वो 3 days 4 night का जो पैकेज है वो कितने का होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ट्रैवल कॉस्ट पे. ट्रैवल कॉस्ट का मतलब है यहां पे फ्यूल. इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जब आप वहां जाते हैं तो कितना टाइम आप देते हैं, कितने दिन का खर्चा आप करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
तीसरी चीज आती है आपकी, दैट इज बेसिकली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। जैसे गोवा में गए तो आपने बोटिंग किया, आपने वो क्या क्या ग्लाइडर किया, ये सब किया जो भी, तो उसके लिए कितना खर्चा करने को तैयार है। तो ये बिल्कुल दिस इज बेसिकली मार्जिनल बेनिफिट पे डिसाइड होता है। मार्जिनल बेनिफिट का मतलब है दिस इज बेसिकली डिमांड ड्रिवन। डिमांड कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि जैसे जैसे लोग ज्यादा जाएंगे कॉस्ट कम हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ विजिटर इन ए लोकेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द ट्रैवल कॉस्ट। समझ में आएगी चीज? जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं ये दिखा देता हूं, आप एक बार देख लीजिए इसको। ये देखिए, ट्रैवल कॉस्ट मेथड इज अ रिवील प्रेफरेंस मेथड विच रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। मतलब जब आप जाते हैं तो वहां पे जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेज, इट इज बेस्ड ऑन द डिमांड थ्योरी जो कि मैंने आपको बताया, एंड assume द डिमांड फॉर ए लोकेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द ट्रैवल कॉस्ट। जैसे ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगा लोकेशन के लिए डिमांड कम हो जाएगा। In order to calculate the cost, parameters like fuel cost, entrance fees, opportunity cost, travel time are considered. तो ये है इसका मतलब। So the number of visitor to the location is inversely related to the travel cost. और देखिए, ये तो मैंने आपको इसके पीछे साइंटिफिक रीजन दिया। एक्चुअल कहानी अगर आप देखें, आप थोड़ा सा माइंड लगाएं कि कहीं पे भी अगर ट्रैवल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो लोग कम जाएंगे, राइट? वही कहानी है। समझ में आया सभी को? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये कर चुके हैं हम लोग, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? सो ये रिपीटेड हो गया। ओके, लेट्स नाउ गो फॉर दिस 91, द वैल्यू वी प्लेस। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। द वैल्यू वी प्लेस ऑन एसेट। नाउ आज हम जिस कोई भी एसेट को, मान लीजिए कोई भी वाटर बॉडी हो गया या नदी, पहाड़, इन्वायरमेंट, आज हम जिस चीज को जितना वैल्यू करते हैं सो दैट हम फ्यूचर में उसको यूज कर सके। कहने का मतलब समझ लीजिए, आज आप उसको सेव कर रहे हैं सो दैट आप फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर को आप फ्यूचर में उसको यूज कर सके। सो ये कौन सा वैल्यू है? ट्रेडेबल परमिट्स तो बिल्कुल नहीं है, दिमाग हटा लो वहां से। एग्जिस्टेंस वैल्यू, ऑप्शनल वैल्यू या कोर्स वैल्यू। कोर्स वैल्यू करके कोई चीज नहीं होती है। सो इन दोनों में से सोचना है। इसके लिए आपको इस फिगर की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं ये फिगर। अगेन दिस इज फ्रॉम द नोट्स। तो ये आप देखिए, यूज वैल्यू, नॉन यूज वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, एग्जिस्टेंस वैल्यू एंड बीक्वेस्ट वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज हैं ये सारे के सारे, ये आपको इन्वायरमेंट एडजस्टेड गुड्स ऐसे निकालते हैं। यूज वैल्यू जो कि मैंने आपको बताया, जैसे जो भी आप इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं उसके तरीके से, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया। एंड नॉन यूज जो होता है वो बेसिकली दिमाग वाला काम है, जैसे कि हमारे मोरल वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि अगर हम टाइगर को मार डालें, सब टाइगर मर जाए, तो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं देखेगी कि इंडियन टाइगर्स कैसे होते थे, वो नहीं देख पाएंगे। अगर हम सारी की सारी मछलियों को मार डालें तो हमारे आने वाली पीढ़ी मछली नहीं देख पाएंगे। अगर ताजमहल कल खराब हो जाता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी ताजमहल नहीं देख पाएगी। सो दिस इज बेसिकली द प्रिजर्वेशन वैल्यू। प्रिजर्वेशन वैल्यू मतलब लिविंग वैल्यू टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब आने वाले बच्चों के लिए वो उसको कम यूज कीजिए ताकि आप फ्यूचर जनरेशन को दिखा सके, राइट? आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नई नई चीजें हैं और यहीं पे मैं कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज आसान चीज तो हर कोई कर लेगा, थोड़ा मुश्किल पे जाएंगे तब समझ में आएगा कि हमारी प्रिपरेशन कहां पे रुकी हुई है। इसीलिए नहीं तो मैं अगर मैं चाहता तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं इग्नोर कर चुका होता, लेकिन मुझे इग्नोर नहीं करना, बिकॉज आई वांट यू टू प्रिपेयर। आपको असली चीज देखनी है कि आपको प्रिपरेशन कहां पे है, बिकॉज ये भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के ही हैं। क्या पता कल को ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? सो मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम शोइंग यू द वे कि आपको कहां जाना है। ओके, द ऑप्शनल वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट एज अ पोटेंशियल सोर्स, जो कि ये है। द आंसर फॉर दिस इज बेसिकली ऑप्शन वैल्यू। एक चीज और याद रखिएगा, बीक्वेस्ट वैल्यू प्लस द एग्जिस्टेंस वैल्यू गिव यू द नॉन यूज वैल्यूज। जस्ट पॉज करके इनको पढ़िए, इन चीजों के ऊपर और समझिए, टॉपिक को पढ़िए। दीज आर द बेसिक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के, तो इनको जरूर पढ़ना चाहिए और मैंने जितना हो सकता है मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है यहाँ पे, राइट? नेक्स्ट, द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया। वेरी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रहना चाहिए कि कब हुआ था। इंडिया में पहला नेशनल वाटर पॉलिसी वॉज यूज्ड इन सितंबर 1987, राजीव गांधी, राइट? 1987।
और उसके बाद ये 3 बार चेंज हो गया है। सो एक बार हुआ 2002 में, एक बार हुआ 2012 में। तो ये चेंज होता गया है। सो दिस इज बेसिकली द नेशनल वाटर पॉलिसी। जल जो आज हम यूज कर रहे हैं 2020 के बजट में, वो भी कहीं ना कहीं नेशनल वाटर पॉलिसी का ही एक सब स्ट्रीम है, राइट। यू कैन सी दिस पॉइंट as formulated by the Ministry of Water Resources of Government of India to govern the planning and development of the water resources, सितंबर 1987 में यूज किया गया था, और उसके बाद इसको 2002 और 2012 में चेंज किया गया था। इंडिया अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की तादाद इतनी है, जो कि 2012 में की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज। 18% हमारी जनसंख्या है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की, और जहां से 4% ही हमारे पास सिर्फ पानी है। उसके बाद इस चीज को 2012 में भी इसको चेंज किया गया था, एंड इट वाज बेसिकली टू ट्रीट वाटर एज इकोनॉमिक गुड। ये याद रख लीजिएगा, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में पानी को एज ए इकोनॉमिक गुड माना गया है, यानी कि पानी इज नॉट अनलिमिटेड। इकोनॉमिक गुड तभी बोला जाता है किसी चीज को जब वो स्केयर्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक वर्ड स्केयरसिटी से ही आता है। तो अगर पानी कम हो रहा है तो यानी कि वो इकोनॉमिक गुड बन गया, यानी कि अब हमें उसको कंजर्व करना है, उसको सही से यूज करना है, एफिशिएंट यूज करना है, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन कि बहुत सारी चीजें आज आपको मिलने वाली हैं। वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ द थिंग्स टुडे। नेक्स्ट, एसिड डिकम्पोजिशन। ये पेपर 1 के टाइप का क्वेश्चन आप मान लीजिए, पेपर 1 में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एसिड डिकम्पोजिशन इन द एटमॉस्फेयर अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ व्हाट। एसिड डिकम्पोजिशन की वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन क्यों होता है? बिकॉज जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी दोनों के दोनों डाइऑक्साइड्स ही हैं, जब ये हम हवा में, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जो कि दोनों के दोनों बेसिकली आपके गाड़ियों से ही निकलता है, हमारे गाड़ियों से निकलता है या इंडस्ट्रियल चिमनी से निकलता है, तब एसिड रेन होता है। और ये मिलता है आपके स्मोक के साथ। स्मोक पता होगा आपको, धुंध के साथ मिल जाता है, और ये एक अलग सा लेयर फॉर्म करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मिला के आपको एसिड डिकम्पोजिशन देता है। इसके अलावा एक और तरीका है जहां से ये आता है, विदाउट मतलब पॉल्यूशन ह्यूमन तो है ही है, जैसे कि गाड़ी हो गया, फिर आपका इंडस्ट्रियल चिमनीज हो गया। इसके अलावा ये निकलता है वॉल्केनो से भी। वॉल्केनो से भी सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। तो ये तो व्हाट यू से, और इसी चक्कर में आपका जो ताजमहल है वो थोड़ा पीला पड़ जाता है, राइट। ये सब 10वीं क्लास की साइंस है, सभी को याद होगा, राइट। 10th क्लास की साइंस है ये सब। ओके, चलिए। ओके, अगेन अ गुड वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेल्ट विद द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन 1985? अब देखिए, अगर यहां पे मुझे सिर्फ ये करना होता कि मैं आपको सिर्फ सही आंसर दे दूं तो मैं आपको दे देता, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक एक ऑप्शन को पकड़ के आपको आंसर देने की कोशिश की है। नाउ यू कैन सी दिस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, इन्होंने यही इसका आंसर है, राइट। दिस इज द आंसर, is related to the regulation of the production of consumption or production and consumption of substances that deplete the ozone layer. So ये 1985 में बना था, लागू हुआ था, adopted हुआ था 1987 में, और ये आज तक की सबसे बड़ी प्रोटोकॉल है जो कि ऑल द कंट्रीज, लाइक 198 कंट्रीज ने इसको हाँ बोला है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है इसका, क्योंकि इसके तहत ऐसे 100 ह्यूमन मेड केमिकल्स को हमें रोकना है, हमें उसका यूज नहीं करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह का इनमें से, इन 100 में से एक आइटम है, जो कि है, आप देख सकते हैं, 100 मैन मेड केमिकल रेफर टू एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। सो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन, ये जो है नेक्स्ट वाला वियना कन्वेंशन, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल में आप कैसे ट्रीटी बनाते हैं, क्या होगा उसका तरीका, लिखने का तरीका, उसको ड्राफ्ट करने का तरीका, कौन से रूल्स होंगे, कैसे रेगुलेशंस होंगे, कौन कौन साइन करेगा, क्या स्ट्रक्चर है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ ट्रीटी, बिकॉज ट्रीटी बनाने की ट्रीटी, राइट। वॉशिंगटन प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, प्रोटोकॉल
इसका कुछ है नहीं। न्यू दिल्ली समिट पता नहीं चल रहा कौन से कह रहे हैं, क्या ये जी समिट की बात कर रहे हैं जो न्यू दिल्ली में हुआ था, ताज होटल में जो हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, या किस चीज की बात कर रहे हैं? तो न्यू दिल्ली समिट के बारे में नहीं पता। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे। वियना कन्वेंशन याद रखिएगा कि किस तरह से ट्रीटी को बनाना है, उसको पेश करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 85 में बना था, 1987 में इसको लागू कर दिया गया था। 100 सब्सटेंसेस को हमें रोकना है, हमें उसको यूज नहीं करना है। ये देखिए एक और मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, तो मैंने आंसर भी पहले आपको दिखा दिया। अर्थ समिट ऑफ 1992 इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। सो किस किस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया, ये सब नहीं है, आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यूएनसीड, हैज रिलीज 5 डॉक्यूमेंट अर्थ समिट 1992 में। रियो डिक्लेरेशन, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एजेंडा 21। सो यहां से इसका आंसर है एजेंडा 21, राइट। आज मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत सारी चीजें सीखें और इनका अपने नोट्स में ऐड करना शुरू करो, राइट। यस, 1985 में आया नहीं था, एडॉप्ट वो बनाया गया था, एडॉप्ट किया गया 1987 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जरा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। मतलब ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन निकाले हैं जो कि शायद मुश्किल टू स्पॉट है, राइट। दैट इज व्हाई आई एम अगेन सैल्यूटिंग दिस पर्सन जिसने ये बनाया है, पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटर। द मार्केट वैल्यू ऑफ लॉग लेस ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग एंड हार्वेस्टिंग। लॉग लेस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप लोगों को शायद कभी आपने पढ़ा होगा कि विदेशों में जहां पे बर्फ बहुत पड़ती है तो वहां पे क्या करते हैं, जब सर्दियां होती हैं तो वो लकड़ियां काट के रख देते हैं, और उसके बाद जब पिघलना शुरू करता है तो पानी के साथ साथ लॉग जो है वो अपने आप नीचे की तरफ आ जाता है, पानी में बहना शुरू करता है, क्योंकि बर्फ के टाइम पे तो बहेगा नहीं। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के साथ साथ टिम्बर, लॉग बहना शुरू करता है। सो अब इसका जरा आंसर मैं आपको दिखाया था, बिकॉज ये भी एक नया फॉर्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा, राइट। यहां पे नेट लॉग वैल्यू नाम की कोई चीज होती नहीं है, इकोनॉमिक स्टंप वैल्यू करके भी कोई चीज नहीं है। जो स्टंप एज वैल्यू है इसका फॉर्मूला आप लिखिए, दिस इज रॉयल्टी और द प्राइस पेड फॉर स्टैंडिंग ट्री। बिकॉज जब आपने सर्दियां शुरू हुई, अभी तो आप उसको नहीं निकाल सकते, तो सर्दियों के लिए ये पेड़ वैसे का वैसे ही रहेगा, सर्दियों के लिए ये पेड़ वैसे का वैसे ही रहेगा। आपने इसकी डीलिंग कर दी सर्दी में इसको बेच दिया, विंटर शुरू हुए आपने इसको बेच दिया। जब आप बेचेंगे तो व्हाट इज द पॉइंट, मिल डोर प्राइस, यानी कि जहां पे टिम्बर मिल है वहां का प्राइस क्या है, माइनस हार्वेस्टिंग कॉस्ट, उसकी कटाई का कॉस्ट, माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बिकॉज यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग नहीं रहा, बिकॉज यहां पे इसको काट के नीचे रख देंगे यहां पे, और बर्फ के साथ बर्फ पिघलेगी, वो अपने आप चले जाएगा टिम्बर तक। दिस इज व्हाट द थिंग इज। सो ये 3 चीजें, बाकी तो है नहीं। स्टंपेज वैल्यू आप प्लीज लिख लीजिए इसको, इट इज कॉल्ड एज अ रॉयल्टी इज अ प्राइस पेड फॉर स्टैंडिंग ट्री, प्राइस पेड फॉर स्टैंडिंग ट्री, एंड दिस इज हाउ मिल डोर प्राइस माइनस हार्वेस्टिंग कॉस्ट माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट, ये सभी का आंसर मुझे चाहिए इसमें। चलिए, 35 मिनट्स का सेकंड का टाइम है। अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेट ऑफ चॉइस वेयर आउटकम्स आर सिमेट्रिकली अपोज्ड, आउटकम्स एकदम अपोजिशन में है, सच दैट किसी का बेनिफिट किसी का नुकसान होता है। ये तो आंसर सभी को पता चल गया। व्हाट इज आंसर, ऑल ऑफ यू? तानिया से सीज, एनीबडी एल्स? दिव्या से सी, ओके। मनीषा, प्रियंका, वेरी गुड। द आंसर इज जीरो सम गेम, किसी का नुकसान किसी का फायदा, राइट। सो ये मैंने आपको बताया कि इसको दिखाने के 2 तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए एक दिखा दिया ए ऐसे ही, इसका मतलब है दूसरा आइटम है 1 - 1, तो इट इज जीरो सम गेम, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, आंसर, अ मेरिट गुड इज व्हाट? A public good is under provided in free market, is over provided in the free market, involves negative externality. Merit good, answer please. Okay, 98 क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ रहा है। लोगों ने कहा A, C, B, कोई D है? D वाला, D कोई नहीं है? अच्छा, ओके। मेरिट गुड इज नॉट अ पब्लिक गुड। अगर मैं यहां पे कहूं तो इट इज अंडर प्रोवाइडेड इन द फ्री मार्केट। मेरिट गुड, सारे मेरिट गुड अगर मैं बोलूं कि वो पब्लिक गुड नहीं होते हैं। मेरिट गुड
वो गुड है जो कि सोसाइटी के पास होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी टू पे। इट इज गुड फॉर द सोसाइटी। तो इसीलिए मेरिट गुड को गवर्नमेंट जो है वो खुद भी प्रोवाइड करती है और मार्केट बेस पे भी प्रोवाइड करवाती है। सो इसीलिए अगर वो फ्री मार्केट में रहा तो वो अंडर प्रोवाइडेड रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो है अ पार्ट ऑफ मेरिट गुड को वो खुद भी प्रमोट करती है। सो इट इज नॉट अ पब्लिक गुड, यू कैन नॉट से दैट इज अ पब्लिक गुड। अगर पब्लिक गुड है तो व्हाई प्राइवेट इज प्रोवाइडिंग इट? समझ में आया? इट इज नॉट ए यस, लाइक एजुकेशन, लाइक वैक्सीनेशन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, तो इसलिए ये प्योर पब्लिक गुड नहीं है, इसलिए आप वहां पे इज अ पब्लिक गुड नहीं लिख सकते। द बेस्ट ऑप्शन यहां पे जो आएगा वो है अंडर प्रोवाइडेड इन द फ्री मार्केट। अगर हमने इसको छोड़ दिया, जैसे अभी मान लीजिए वैक्सीनेशन की बात है, तो जो बंदा अगर हमने फ्री पे छोड़ दिया, उसको फ्री मार्केट में छोड़ दिया, तो जो लोग पेमेंट दे सकते हैं वही वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो बाकी गरीबों का क्या होगा? हाउ दे विल गेट वैक्सीनेशन? अगर मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं मिला तो पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद की ड्राइव्स चालू की है जहां पे वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है। सो यहां पे और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं आज तक, इसमें ना कुछ सही नहीं होता, सही गलत नहीं होता। यू हैव टू चूज द बेस्ट क्लोज एप्रोप्रिएट आंसर गिवन इंस्टेंस में। तो आप लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मत देखिएगा, राइट? मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अगर आप गेट के पेपर देखें या किसी और लेवल के पेपर देखें, नॉट ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव या बेसिकली सब्जेक्ट के हिसाब से, किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से, एमसीक्यू को देखा जाता है ये सोच के कि इसका बेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है। क्या अगर ऐसा भी हो सकता है कि कई कई ऑप्शन मैंने देखे हैं जहां पे चारों ऑप्शन ठीक है, चारों ऑप्शन ही ठीक है, लेकिन डिग्री गलत है। जैसे कि इसका मान लीजिए 20% इसका आंसर राइट है, ये 40% राइट है, ये 20% राइट है, ऐसे करके, और ये 20% राइट है, तो आप 40 पे जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। ये देख लीजिए यहां पे मैंने आंसर इसको दिया है, आप लोग देख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी दिस। ये मैं हमेशा करवाते रहता हूं और इसी पे अभी ओके, सो दिस इज व्हाट SNS, दिस इज S सोशली ऑप्टिमम, एंड दिस इज मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट के हिसाब से, फ्री ट्रेड के हिसाब से यहां पे होगा। सो ये है अंडर प्राइस्ड, ये मार्केट के हिसाब से है, ये है सोशल प्राइस और ये है सोशल आउटपुट। तो इसलिए इस पे गवर्नमेंट जो है फ्री में देगी इसको, राइट? जी जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड द बेस्ट अप्रोच वुड बी। तो जिनको नहीं पता अप्रोच के बारे में, मैं एक मिनट में उनको जल्दी से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे घर के बाहर ना कंचनजंगा है, आशा करता हूं ऐसा घर हो कि मेरे घर का दरवाजा खोलते ही, सुबह उठते ही कंचनजंगा देखूं मैं, आहा क्या मजा आएगा, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ एंड ऑल दोस थिंग्स। अब मान लीजिए आप में से कोई एक आया, कौन आया, मान लीजिए अच्छा मान लीजिए ये शिवम आया मेरे पास, ठीक है? शिवम आया, तो शिवम कौन है? शिवम एक बेसिकली ही इज अ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, सब ठीक है। ये एक इकोनॉमिस्ट है जो कि मुझसे पूछने आया और ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर आपको इस घर में लग के कैसा लगता है, कैसा लगता है आपको इस घर में रह के? मैंने कहा बहुत अच्छा सर, ये आपको अगर मैं बोलूं कि इस कंचनजंगा को छोड़ के आप इसी डायमेंशन का, ऐसे ही मार्बल फ्लोरिंग का, ऐसे ही घर का, ऐसे ही सब कुछ वैसे ही रहेगा, सारा का सारा घर उठा के मैं कहीं और लेके दूं आपको, मान लीजिए दिल्ली में दे दिया ऐसा घर, तो आप कितना पैसा में मानेंगे? आप कितने पैसे में मानेंगे? तो शिवम अब मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि सर 10 लाख चलेगा? नहीं 10 लाख में क्या होगा। सर 20 लाख? नहीं 20 लाख में भी नहीं है, अरे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, कैसी बात कर रहे हो, 20 लाख दिल्ली में थोड़ा जाके रहूंगा मैं। ऐसे करते करते वो मुझसे पूछ रहा है और मैंने बोला, फाइनली आई सेड 80 लाख, मान लीजिए, सपोज एक फिगर दे रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि शिवम मुझे 80 लाख रुपए देगा, ऐसा भी नहीं है, और ना मैं अपना घर बेच रहा हूं 80 लाख रुपए में। इसका मतलब है कि इस कंचनजंगा को मैं अपने घर के बाहर देखने के लिए 80 लाख रुपए देने को तैयार हूं, तभी मैं जाके कन्विंस करूंगा। सो ये है कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड। इसमें लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, जैसे शिवम ने तो 80 लाख पे मुझे रोक दिया। हो सकता है कि अगर शिवम यहां पे होता तो वो बोलता कि सर कम से कम 150 करोड़। वो कह सकता है, बोलने में क्या जाता है, इसी को तो कहते हैं हम लोग वार्म ग्लो,
बोलने में क्या जाता है, राइट। तो यहां पे सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप इन पर्सन इंटरव्यू दीजिए उनको, ताकि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सके। जैसे कि शिवम ने मुझे 10 लाख दिया, मैंने नहीं माना, 20 लाख दिया नहीं माना, 80 लाख दिया मान गया। तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी बहुत जरूरी होगी। तो इन पर्सन इंटरव्यू, सामने सामने फेस टू फेस इंटरव्यू बहुत जरूरी होगा। सो आंसर इज दिस, बेस्ट इज दिस, राइट। ओके, चलिए इसका थोड़ा सा मैंने आपको पॉइंट भी दिया है। यू कैन जस्ट रेफर टू दिस। कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड इज द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस ऑन अ गुड, जो कि मैंने बोला आपको कंचनजंगा के लिए मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं। एंड अप्रोच आस्क पीपल डायरेक्टली रिपोर्ट देयर विलिंगनेस टू पे, कितना आप रेडी हैं पे करने के लिए और कितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। रादर देन इन्फॉर्मिंग देम फ्रॉम ऑब्जर्व बिहेवियर इन द रेगुलर मार्केट, कि इतना मार्केट, इतने बाय इतने का घर जो है वो दिल्ली में कितने का मिलता है, इतने बाय इतने स्क्वायर फुट का घर दिल्ली में कितना मिलता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। एंड इसलिए द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू हैव द इन पर्सन इंटरव्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। ये तो सभी को याद होना चाहिए, बिकॉज ये 19वीं शताब्दी की पहली बुक थी, 1909 में आई थी दादा भाई नौरोजी की ये। दिस वॉज कौन सा, किसी को याद है? इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज। It is this, Poverty and Un-British Rule in India by Dadabhai Naoroji in 1901. Poverty and Un-British Rule in India. ये आज भी आई थिंक अमेजोन में अवेलेबल है। मैंने तकरीबन कुछ टाइम पहले इसको ऑर्डर किया था। तो बहुत महंगी बुक है, अराउंड 1900 की करीब है ये बुक, लेकिन है भी अच्छी वाली, मतलब हार्ड कॉपी पेपर जैकेटेड बुक है। बहुत कम बुक मिलती है ऐसी आजकल, ये तो नॉर्मली सिंपल वाला मिल जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। द फर्स्ट 3 मेजर पावर, ये मैं तो बहुत बार इसको मैं बोलता हूं, बहुत बार। जिनको मैंने 5 ईयर प्लानिंग पढ़ाया है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनके बारे में मैंने बहुत बोला है। ये वो प्लान है जहां पे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील प्लांट्स लगे थे, और ये प्लान था पीसी महानोबिस के द्वारा बनाया हुआ। महानोबिस इन्होंने बनाया था। ही वॉज द फादर ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, और इनका अपना खुद का एक मॉडल भी है, 4 सेक्टर मॉडल, जो कि मैंने करवाया है। एंड दिस वॉज इन 1956 टू लेके 1962 तक था, जहां पे भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला 5600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से इन्होंने बोला कि 1/3 आप दे दीजिए इन्वेस्टमेंट सेक्टर को, राइट। तो ये इनका लॉजिक था। एंड मशीन मेकिंग मशीन, ये वाला मॉडल था इनका। 56 से सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश इन 1818, राइट। कहां पे हुआ था? पहला जो था वो फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कैलकाटा, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज चौरंगी आज की डेट में। प्रेजेंट कैलकाटा में उसको चौरंगी बोलते हैं, आई मीन दैट इज द प्लेस। और ये था 1818 में। उसके बाद आया था बॉम्बे में। हालांकि चौरंगी में ये जो फर्स्ट कॉटन प्लांट मिल था ये बंद हो गया था, इट वॉज अ फेलियर। बॉम्बे वाला उसके बाद आया था, आई थिंक 1857 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1857 में आया था। और वो पहला मतलब सक्सेसफुल कॉटन मिल था। तो पहला वाला कहां था? पहले वाला कहां था? यहां पे चौरंगी में। सो यू कैन जस्ट सी दिस। ओके, 1854 था, 57 बोल गया मैं, 54 था ये, राइट। सो 1818 में आया था ये पहला। एंड सेकेंड मिल विच वॉज एस्टैब्लिश इन दिस, बाकी आप देख लीजिएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी अनाउंस्ड द फर्स्ट 20 पॉइंट्स, और ये 20 पॉइंट्स 2012-13 तक चले थे, राइट। कब लागू किए गए थे और कब? अभी भी मतलब यूपीए की सरकार में चल रही थी ये सारे पॉलिसीज। यस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार सभी के सभी, प्लीज। 20 पॉइंट्स कौन से थे? मैंने ये बताया था, हम दो हमारे दो, याद आया कुछ? सेंडवेट कब लगाना है, वैट बेसिकली, अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी, जस्टिस फॉर SC/ST, इक्वालिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। और भी मुझे याद नहीं, 20 पॉइंट में से 4 ही याद आए। हेल्थ फॉर ऑल, ये सब था इसके अंदर। सो ये था 1975 में, 1975। इसके बाद हालांकि इसको एक बार 2 बार चेंज किया गया था, 84 में भी चेंज किया, 2006 में भी चेंज किया गया। यस, यू कैन सी दैट। 86 में चेंज किया गया था,
एंड दीज आर द 20 पॉइंट्स बाय इंदिरा गांधी अटैक ऑन इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से पूरा का पूरा उन्होंने पूरा मास्टर प्लान बनाया था ये। अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी, स्ट्रैटेजी फॉर रेन्ड एग्रीकल्चर, बेटर यूज ऑफ इरिगेशन, बिगर हार्वेस्ट, लैंड रिफॉर्म्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल, टू चाइल्ड नॉर्म, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, ये सब देख लीजिएगा। ये 20 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कम से कम 15 तो याद करके रखिएगा हमेशा अपने पास, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो जरूर पता होने चाहिए। नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, ये तो सभी को पता होगा, सेंसस डेटा तो हमने किया है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट किसमें है? मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ सेंसेक्स एज पर सेंसेक्स किसमें था? उत्तर प्रदेश। ओके, और कोई? एंड लीस्ट किसका है? लीस्ट किसका है? यस, लीस्ट ओके, ठीक है। लीस्ट गोवा, अच्छा, हिमाचल प्रदेश, ओके, केरला, ओके, वेरी गुड। एपी, एमपी, टीपी भी है क्या? एपी भी हो गया, एमपी भी हो गया, टीपी भी बता दो। अच्छा, और लीस्ट कौन सा है? लीस्ट इज सिक्किम, वेरी गुड रितेश। ओके, चलिए आंसर देखिए अब इसका। एज पर दिस उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट। ये 2011 का सेंसेक्स है, आने वाले 1 साल तक यही चलेगा, आप इसको याद रख लीजिएगा, राइट। और ये सेंसस डेटा में मैंने बताया भी था, जब सेंसस हम लोग कर रहे थे तो उसमें हमने ये किया था, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट जो है उत्तर प्रदेश एंड सबसे कम जो है सिक्किम। नेक्स्ट आ जाओ जरा इसमें बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्कड ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम इन इंडिया? इनमें से कौन सी कमिटी थी? इसके बारे में ध्यान से याद रखना कि कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। कैल्डर की 1956 की जो ये रिपोर्ट थी, दिस रिपोर्ट वाज बेसिकली अ डिस्कशन और पोस्ट डिस्कशन, मैं कह सकता हूं पोस्ट डिस्कशन विथ कृष्णमाचारी, राइट, विथ कृष्णमाचारी, जिन्होंने कैपिटल गेन के बारे में लिखा था। तो उनके साथ डिस्कशन के बाद कैल्डर ने इंडिया में 1956 में इस रिपोर्ट को छापा था, राइट। दिस इज स्टिल अवेलेबल इन JSTOR, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। श्री कृष्णमाचारी, यस। एंड वाचू कमेटी 1971, ये था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टैक्सेशन एग्रीकल्चर वाला जो था, ये तो था आपका राज कमेटी, राइट। दिस इज वाचू कमेटी, या क्या था? टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर था शायद ये, मुझे जितना याद है। डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी पे था ये, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी पे था, राज कमेटी इज द आंसर फॉर दिस, वर्कड ऑन टैक्सेशन एंड एग्रीकल्चर। एंड मैथी कमेटी, by the way, Methi is basically, he is from this Madras University, he is also an economics graduate, मतलब he was a economics graduate। और इनकी भी जो कमेटी थी, दिस वाज बेसिकली, मुझे इतना कुछ याद है इनकी कमेटी के बारे में, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। ये एक्चुअली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, जैसे सेल्स, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, इन सब के ऊपर एक इन्होंने जनरल उनके जो लगता था इंडिया में सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, लैंड रेवेन्यू क्या क्या है, तो उसके ऊपर एक पूरा का पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था। तो दिस वाज मेथई, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड राज कमेटी वाज द आंसर फॉर दिस, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ये सामने के पास थोड़ा सा लिखा भी हुआ है मैंने, एक सेकेंड। हाँ, राज कमेटी जो थी, इट वाज बेसिकली हनुमंता राव की जो रिपोर्ट थी उसको क्रिटिसाइज करने के लिए था, द मिथ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट। हनुमंत राव के हिसाब से ये था कि एग्रीकल्चर पे टैक्स डालो, राइट। सो हनुमंत राव, इन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स लगाओ, ठीक है, जो कि राज कमेटी ने मना किया था। और उन्होंने बोला था कि ये गलत है, बिकॉज अगर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर अगर प्रोग्रेसिव टैक्स डाल दिया तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी और वो परपेचुएट रहेगा, तो एग्रीकल्चर हमेशा पीछे चला जाएगा। तो दिस वाज द आइडिया। ये अच्छा सा पॉइंट याद आया मुझे, हनुमंत राव जी का जो था, दैट वाज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर, इसका याद रखिएगा जरा। ओके, ठीक है, ये अच्छा सा पॉइंट था, मुझे अभी याद आया, इसलिए आई जस्ट स्पोक अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हिंदू ग्रोथ रेट, ये देखो जो जो चीजें हम लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं ना वही आएगा। हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में मैंने ईस्ट एशियन मिरेकल में भी बताया था आपको कि एक तरफ इधर थी आपके सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, चाइना, सम और भी बर्मा नहीं, बाकी ये सब स्टेट थे जहां पे 17%, 18%, 16%, 14% रेट ऑफ ग्रोथ चल रहा था। और वहीं पे इंडियन इकोनॉमी, इस टाइप में इंडियन इकोनॉमी में ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, जहां पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी जो थी वो मिगर 2.5 से लेके 3.5 के बीच में चल रही थी। एवरेज डिकेडियल ग्रोथ अगर बात करें तो 80 के दशक में, जहां पे 1980s में जहां पे ये कंट्री 17-18% पे जा रही थी, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के ग्रोथ रेट कम थे। सो दैट वाज अराउंड, एज पर राजकृष्णा, इट वाज 3.5 पर ईयर। सो हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब है, इट इज बेसिकली हिंदू का, हिंदू से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू का है, मुस्लिम का है, नहीं, हिंदू का मतलब है स्लो ग्रोथ रेट। तो ये देखिए कैसे घुमाया है, रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिंदू, यूज्ड बाय अमर्त्य सेन टू डिस्क्राइब इंडियाज ग्रोथ, हिंदू ग्रोथ रेट। आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। क्वालिटेटिव मतलब जो कि रेट्स पे नहीं होते हैं, राइट। बैंक रेट क्वांटिटेटिव, बिकॉज रेट पे आप टारगेट करते हैं, जैसे आरबीआई बोल देता है कि इतने रेट होना चाहिए, बैंक रेट का ये रेट हमने फिक्स कर दिया। क्रेडिट रैशनिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रेशियो चेंजेस। तो कौन सा है इनमें से, कौन सा क्वालिटेटिव है? ऑल ऑफ यू प्लीज। बैंक रेट, बैंक रेट क्वालिटेटिव है, 107 नंबर। रुबीना, फतेह, सौम्या, सुदर्शन, यस इट इज क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग इज अ क्वालिटेटिव, बाकी सब क्वांटिटेटिव। चलिए, लीगल रिजर्व रेशियो, एसएलआर, सीआरआर, ये है रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, हाँ, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी 2019 वाला, इसमें ड्यूरिंग December 3 to 5 2019 fixed its policy repo rate under LAF, that is liquidity adjustment facility। ये क्या होता है liquidity adjustment facility? क्या होता है ये? एक तरीका है जैसे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दे कैन रीपर्चेज देयर बॉन्ड्स, वो खरीद सकते हैं थ्रू रिवर्स रेपो रेट से खरीद सकते हैं। दे कैन रीपर्चेज देयर बॉन्ड्स, जो कि आरबीआई से खरीद सकते हैं वो। सो एलएएफ इसके हिसाब से आई थिंक जितना मुझे याद है, इट वाज 6.5% पे कांस्टेंट रखा था। और ये 2019 से लेके अगस्त 2020 तक, जब फर्स्ट कोरोना के टाइम पे जब वो सब चल रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी 3-4 दिन के लिए आई थी, तब भी ये कांस्टेंट ही था। ये देखिए, आप देख लीजिए, ये दिस इज फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट। सो इट वाज कांस्टेंट एट 6.5%। द कीप द पॉलिसी रेपो रेट अंडर LAF liquidity adjustment facility unchanged at 6.5 and consequently the reverse rate was at 6.25 and marginal standing facility rate and bank rate was 6.75। अच्छा, एक चीज जिसके लिए मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे, ये क्या है? सी दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, ईदर दिस वाज इन CDS और इन JNU। ये क्या है? 4% का इन्फ्लेशन जिसमें +2% -2%, ये है टॉलरेंस लेवल। सो CPI इन्फ्लेशन ऑफ 4% विद इन अ बैंड ऑफ +-2, इसका मतलब क्या है? आरबीआई के लिए टॉलरेंस लेवल क्या है? आरबीआई के लिए टॉलरेंस लेवल है 4-2 एंड 4+2, यानी कि 2 to 6%। जब तक इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 2 से कम नहीं होता, 6 से ऊपर नहीं जाता, तब तक आरबीआई के लिए ये टॉलरेंस लेवल के अंदर है, बिकॉज तभी ग्रोथ कर पाएगी। अगर नहीं होगा, 2 इस बैंड से बाहर निकल गया, तो आरबीआई एक्शन में आ जाएगी। ठीक है, इसको भी प्लीज नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा सा पॉइंट है यहाँ पे। यस, टॉलरेंस लेवल इज 2 to 6, राइट, वेरी गुड। हाँ, ओके, इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन। The recent Indian demonetization of high denomination currency notes constitute of how much percentage? ये तो सभी को पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कितने परसेंटेज ऑफ नोट हमने डीमोनेटाइज किए थे? ओके, सचिन, शिवम सेज 85 to 87, सुदर्शन सेज 90 to 95,
क्या बात कर रहे हो यार, 95 तो ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा? हाँ, क्या होगा आपको? ओके, थिंक ऑफ इट, आई विल नॉट से अभी. इट इज 86.4%. 86.4% कॉन्स्टिट्यूटेड उस टाइम के 500 एंड 1000 रुपए के नोट, जितने भी मनी था हाई पावर्ड मनी का, एच का. तो 86.4% वॉज इन टर्म्स ऑफ 500 एंड 1000 रुपए, जिसमें से 86.4 ऑफ हाई पावर्ड मनी, इस 86 का आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समथिंग कुछ 99.32% वापिस आया था आरबीआई के पास, डिपॉजिट हो गया था. यानी कि 86.4 का मल्टीप्लाइड बाय दिस, इतना पैसा कुछ 15 लाख के करीब कुछ था, 15 लाख करोड़ के करीब कुछ था, वो पैसा वापस आ गया था. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि 0.63 के लिए 68% के लिए हमने ये डिमोनेटाइजेशन किया एज पर आरबीआई वेबसाइट. कि मैं नहीं कह रहा, मेरा इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है. आरबीआई की वेबसाइट के अंदर से ये इंफॉर्मेशन है, हैंडबुक ऑफ सोसाइटी में इंफॉर्मेशन है, हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ये इंफॉर्मेशन है. सो दैट वाज द पॉइंट. तो इट इज द आंसर इज 86.4, और इस 86.4 का 99.34 पैसा वापस आ गया था इन आरबीआई में इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट. सो देयर वाज नो ब्लैक मनी, दैट्स व्हाट इट सेज. ओके, ये देखिए एक और सेंसस का क्वेश्चन. द सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन फॉर इंडिया एज पर सेंसस 2011, इट वाज 943. इट वाज 943 एज पर सेंसेक्स. 943 नहीं था, 940 था. दिस वॉज रॉन्ग, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. इट इज 940. इंडिया का 940 था, 943 नहीं था. और इससे कम ओवरऑल इंडिया का 940 था, इससे कम मध्य प्रदेश का था जो कि 930 का था, और 930 के साथ चाइना का 930 था. सो दैट वाज वेरी मच अच्छी बात चल रही थी इसमें कि एमपी मध्य प्रदेश का 930, चाइना का 930, ये सब कुछ लाइन में चल रहा था ऐसा कुछ. एंड केरला वॉज नंबर 1, आई थिंक 1084 था उसका. पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़, ये सब अच्छे थे, राइट. मतलब इंडिया से ऊपर थे, टॉप 5 थे ये. एंड बॉटम 5 में इफ यू हैव दमन एंड दीव, बाकी यूटी थे, चंडीगढ़, दिल्ली कॉन्सिक्वेंटली जो आप लोग सोच नहीं सकते, दिल्ली 866 उसमें था यहाँ पे. सो यस, आई थिंक इफ आई हैव पेस्टेड द डेटा वो होगा. यस, हाँ डेटा है, गिरा देख लीजिए. इंडिया सेक्स रेशियो वाज 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. हाँ ये रखिए. सो ये हालत है, ठीक है. टॉप 5 बॉटम 5, आपको पता है कि मैं ऐसे ही काम करता हूँ, टॉप 5 बॉटम 5 लिख देता हूँ हमेशा. नेक्स्ट, ओके, दिस इज ऑल इंडिया स्कूल सेकेंडरी हायर एजुकेशन, ऐसा कुछ है ये. आईशे का रिपोर्ट है ये. एनीवे, सो ऑल इंडिया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एट प्रेजेंट, कितने लोग हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट लेते हैं? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. क्या है इसका आंसर? नो, आई हैव गिवन द लीस्ट वाला मैंने दे दिया है. कौन सा वाला? किसका शिवम? 27.1 किसका बता रहे हो आप? 2021 का. 2021 का 27.1 है. एंड इंडेड योर रिसेंट 21 का नहीं है, वो है 19-20 का. आयशा की रिपोर्ट जो आई थी 2019-20 की, उसके हिसाब से 27.1 जो था दैट वाज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. उससे पहले 26.3% था, उससे पहले 26.3 या 26.2 ऐसा कुछ था. और उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2019-20 में आया था कि 27.1. सो आप अभी के लिए इसी को हम मान के चलते हैं कि इसको याद रख लीजिएगा कि 2019-2020 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का हायर एजुकेशन के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज 27.1, दैट इज 2000. इससे पहले का था 26.2 या 3 था, याद नहीं मुझे. सो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए. यू कैन सी दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. यस, ये देखिए फॉर 19-20 ये क्या है, 18 से 23 के ग्रुप के लिए है आईशी, जो कि मैंने बताया आपको. एंड दिस इज ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन. हाँ, हायर एजुकेशन यही था. It is this for 19-20, which is an improvement for this, and the report which has been released today. This is basically from Indian what do you say?
क्या नाम था इसका, इट इज इंडिया टुडे, indiatimes.com, सॉरी, इंडिया टाइम्स से ये लिया है मैंने न्यूज़, एंड दिस इज 26.9 फॉर फीमेल, सो दिस इज 27.3 फॉर फीमेल एंड 26.9 मेल, ठीक है। हायर मीन्स हाउ मच, व्हाट हायर, it is all the people in the age group of 18 to 23, so it can be UG, it can be PG, so in this range it is not about कि student 23 साल का है कि नहीं है, 18 से 23 साल के बीच में it is 3 years of graduation, 2 years of masters, right। यहां पे तो मेल ज्यादा है, right, बट जैसे हमने पूरा ग्लोबल जेंडर पैरिटी देखा तो वहां पे जो हमें देखा वो उल्टा था। ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में आ रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में ड्रॉप आउट्स नहीं है, इस बात का याद रखिएगा। तो अगर आप पूरा देखें डिग्री अवॉर्डेड, उसमें फीमेल्स का ज्यादा है रेशियो, राइट। एनीवे ये देखिए ड्रॉप आउट आ ही गया, मतलब हाईएस्ट ड्रॉप आउट इन प्राइमरी एजुकेशन इज बेसिकली आसाम। आसाम में था, इट वॉज इन दिस टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इतना सही से पता नहीं, बहुत पुराना डेटा है, बट ये था कुछ 12-13% के करीब था, 13 to 15% के करीब होना चाहिए ड्रॉप आउट, जो सबसे ज्यादा हाई था उस टाइम पे। आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई कैन से, इट माइट बी आसाम, 13 to 15% के बीच में इसका ड्रॉप आउट था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन 2011-12। अब देखो एक बार समझ लो, पेपर हो रहा है 2018 में, डेटा पूछ रहे हैं 2011 का, सेंसस डेटा नहीं है ये, दिस नॉट अ सेंसस डेटा, बट फिर भी 2011-12 को उन्होंने सेंसस ही माना होगा। हाईएस्ट लेबर फोर्स किसका था, इट वॉज तमिलनाडु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज अराउंड 50% प्लस में था ये, 50+% में था ये, तो इट वॉज तमिलनाडु। ओके ओके फाइन, सो आई थिंक आई विल वाइंड अप टुडे हियर इटसेल्फ। आज आगे नहीं जा पाऊंगा मैं आज, आई थिंक आई एम डन। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कैसा लगा आज का सेशन, इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग? अजी आज बहुत सारी चीजें नई सीखी, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी, न्यू थिंग्स, न्यू चीजें। कौन सा 53? अब इतना तो फ्लूक लगा दिया यार अब ठीक है। हाँ आज ओके, एक लास्ट अनाउंसमेंट देता हूं कि जो क्लास 6:30 की थी वो थोड़ा सा पीछे किया है मैंने, ओनली फॉर द ऐप पीपल। ऐप पे जो क्लास आज पेड कोर्स में थी 6:30, वो थोड़ा सा पीछे गया है बिकॉज ऑफ यू नो, जो कि कंफ्यूजन मुझे हुआ उसको ठीक करने के लिए, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट थे। अच्छा चलिए, सो दीज आर द रिमेनिंग क्वेश्चन, अगर आपको देखना है प्रैक्टिस करने के लिए, सो आई कैन जस्ट शो यू दिस केस। अच्छा, जैसे ये था, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017-18 कैलकुलेट द टोटल जीएसटी रजिस्ट्रेंट्स। ये पहली बार हुआ था बिकॉज 17 में लगा था। सबसे ज्यादा 9.8 मिलियन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था जीएसटी में। ये बहुत बड़ा एक कहानी थी, मतलब बहुत बड़ी अच्छी बात थी, अरुण जेटली जी ने उस टाइम में बोला था। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2017 का, ये मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके बीच में है, 22 to 24 के बीच में है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट बेस्टोड द स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन? 73rd, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 73rd। 71st में लैंग्वेज ऐड की गई थी। कौन सी लैंग्वेज थी? कोई 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी 71st अमेंडमेंट के हिसाब से। 74 वॉज नहीं, एक सेकेंड, मैं कुछ 73-74 में गड़बड़ कर रहा हूं। 73-74 दोनों के दोनों ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। आई थिंक आई विल गो विथ 74 ले जाइए, इसका आंसर 74 है। 73 जो था वो था पंचायत एट 3 tier लेवल, राइट, विलेज, लोकल, ग्राम पंचायत इस पे था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था ये। एंड 71st में कोई तीन न्यू लैंग्वेजेस ऐड हुए थे इंडिया में, इंडियन संविधान में न्यू लैंग्वेजेस ऐड हुए थे। तीन हो सकते हैं, मुझे 3 इतने याद है। 71 में हुआ था ये, 70th का बिल्कुल पता नहीं मुझे। तो ये है
और क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है इट इज़ अराउंड 3% 5% के बीच में। नेक्स्ट तो ये आप देख लीजिएगा M3 का ग्रोथ कितना होता है लास्ट 4 ईयर्स में। अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेसल 3 नॉट अ रिक्वायरमेंट, ये मैं आगे नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा, राइट, आई विल कंटिन्यू विद दिस। अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो आई थिंक 130 के बाद दे आर इनटू डिफरेंट यूनिट। ये कौन सा वाला है, इसको आप होमवर्क लीजिए, जरा एक बार करिए, इसको होमवर्क कीजिए। जिनको आंसर जो मिल रहे हैं नोट इट डाउन, अपने नोट्स में इसको ऐड करते रहिएगा। पॉवर्टी 2011 के हिसाब से परचेसिंग पावर टर्म पैरिटी में वर्ल्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स कहां पे है, मतलब वर्ल्ड का बीपीएल क्या है, कितने डॉलर अर्न करना चाहिए। मनरेगा में सबसे ज्यादा एसेट्स कहां क्रिएट किए गए थे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा। एंड विलेज ग्रामीण बैंक स्कीम कहां पे आता है, किसने रन किया था पहली बार, विच मिनिस्ट्री। द बुक एंटाइटल हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट लीडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू 5 ट्रिबुलेंट ईयर्स इज ऑथर बाय। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम। 9109 इन ओके फाइन, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई अगर मुझसे बात करना चाहे तो प्लीज आई एम ओपन फॉर यू, आई कैन गिव यू 5-10 मिनट्स। बट अगर हो सके तो एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में कर लीजिएगा, एंड सो दैट वी कैन आगे से हम और अच्छा प्रिपरेशन करें। एंड मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि कैसा लगे, कैसा रहा आपका ये जो पूरा का पूरा हमारे साथ, हम लोग जो 75 डेज से एक साथ हैं। 75 डेज से आप लोग एवरी डे 5 o'clock, पहले 8 बजे मिलते थे, आज 5 बजे मिलते हैं अभी। सो जरूर मुझे बताइएगा। राइट, वाई बी रेडी द लास्ट क्वेश्चन। यस, इसलिए मैं हंस गया था, इसलिए मैं हंस पड़ा था। हेडोनिक प्राइसिंग एंड वेजेस भी ले सकते हैं, ये क्या है? हेडोनिक प्राइसिंग में वेजेस भी ले सकते हैं। वेजेस कैसे, किस चीज में कर रहे हैं आप, किस चीज में आप रिसर्च करेंगे तो फिर लेंगे इसको। हाँ डेफिनेटली जरूर करिएगा, मैंने आपको दिखा दिया है। डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट वेजेस होते हैं। पहली बात, वेजेस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम एक्चुअली खरीदने की बात नहीं कर रहे। मनीषा, आपको मैंने एक ऑप्शन दिया है कि घर का, गांव का मकान जो है वो है 2 लाख रुपए का और शहर का मकान है 10 लाख रुपए का। मैं आपकी परचेसिंग पावर नहीं जानना चाहता यहाँ पे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे। मेरे आपके ड्रीम में भी मैं पढ़ाते हुए नजर आता हूं। अरे बाप रे बाप, इतना काम मत करवा, तो फिर मुझे ग्रेडअप को बोलना पड़ेगा कि जो रात को सपने में पढ़ाता हूं ना बच्चों को, उसकी भी मेरे चार्जेस लगने पड़ेंगे। ठीक है सोनिया, कुछ लोगों ने मुझे पहले भी ये बोला है कि सर आप तो रात को भी हमें पढ़ाते हो सपनों में, तो फिर मैं ग्रेडअप को बोलूंगा कि जो रात के सपने के जितने चार्जेस होते हैं वो भी मुझे देने पड़ेंगे। सर फर्स्ट लेक्चर ऑन रिसेंट आरबीआई इन्फ्लेशन आउटलुक, ठीक है, डेफिनेटली आई विल डू इट रोशन, मे बी समडे ऑन संडे एक करते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल वाइंड अप। मैं साइंस स्टूडेंट था क्या, कैसे पता? ये सब अंदर की खबरें कौन लीक कर रहा है बाहर? जी जी जी, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। ओके, हाउ डू यू नो? वो सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर देख के? अरे ये तो 10th क्लास का मैथ्स साइंस था। ओके फाइन, एंड एनीथिंग एल्स? 130D, ओके। एंड टू ऑल द उड़ीसा पीपल, जरूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगे। कुछ और अगर पेपर्स हैं तो डेफिनेटली मुझे दीजिएगा, बिकॉज हम सभी का अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं, कल मिलिएगा मुझसे ऑन ग्रेडअप ऐप। हम लोग करेंगे कल क्या, पहला मॉडल। 1 मिनट में आपको जस्ट दिखा देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड आपको। कल ऐप पे हम कौन सा मॉडल करने वाले हैं? द मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई स्टिकी वेज मॉडल, कल हम ये करने वाले हैं। जुड़िएगा मेरे साथ कल थर्सडे 8 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फॉर ऑल, ग्रेडअप ऐप सीरीज। थैंक यू, बाय बाय।